नमस्कार। चलिए आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प केस को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे कभी कभी हिफाजत के लिए बनाया गया कानून ही किसी के लिए हथियार बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब वो कानून जो कमजोरों की ढाल बनने के लिए बना हो वही तलवार की तरह इस्तेमाल होने लगे। यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो ये पूरा मामला शुरू हुआ एक एफआईआर से, एक क्रिमिनल कंप्लेंट जिसने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसका फैसला आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये एफआईआर होती क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। यहीं से जांच की आधिकारिक शुरुआत होती है। और आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए गए थे, जैसे कि जाली कागजात बनाना, जमीन पर कब्जा करना, और सबसे गंभीर आरोप था SC/ST एक्ट के तहत, यानी जाति के नाम पर अपमानित करना। इन आरोपों की वजह से ये मामला एक आम जमीनी विवाद से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक दूसरा पहलू भी था। अब देखते हैं कि जिन लोगों पर ये इल्जाम लगे उनकी अपनी क्या कहानी थी, और यकीन मानिए उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जिन पर आरोप लगे थे वो खुद को अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित बता रहे थे। उनका कहना था कि ये सब उन्हें फंसाने की एक सोची समझी साजिश है। तो उनका पक्ष बड़ा सीधा था। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी को हमने पुलिस में शिकायत की थी कि हमसे 10 लाख रुपए की उगाही की कोशिश हो रही है, और उसके कुछ ही दिन बाद हमारे ही खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो गई। मतलब ये कोई इंसाफ की गुहार नहीं, बल्कि एक पलटा वार था। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं, वो एक सबूत जिसने इस केस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। सोचिए, एक ही आदमी एक ही दिन में दो अलग अलग कानूनी केस फाइल करता है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र ठीक इसी बात पर पड़ी। चलिए देखते हैं कि इन दोनों दस्तावेजों में ऐसा क्या था। तो ये देखिए, यही वो विरोधाभास था। एक तरफ तो क्रिमिनल एफआईआर में लिखा है कि 21 जनवरी को जबरदस्ती हुई जातिसूचक गालियां दी गईं, लेकिन ठीक उसी दिन फाइल किए गए सिविल केस में 2020 और 2021 की बातें तो हैं, पर 21 जनवरी की इस इतनी बड़ी घटना का कोई जिक्र तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? यही खामोशी कोर्ट के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। तो सवाल ये है कि कोर्ट ने इन सारी कड़ियों को जोड़ा कैसे? चलिए घटनाओं की टाइमलाइन को देखते हैं। इससे सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ये टाइमलाइन देखिए। अपीलकर्ताओं ने 2020 में कानूनी तौर पर जमीन खरीदी। फिर 20 जनवरी 2022 को उन्होंने वसूली की शिकायत की, और उसके ठीक 5 दिन बाद 25 जनवरी को उनके खिलाफ एफआईआर और सिविल केस दोनों फाइल हो गए। इससे जवाबी कार्रवाई वाली बात को और भी ज्यादा वजन मिलता है। और भी कई बातें थीं जो मेल नहीं खा रही थीं। कोर्ट ने देखा कि सिविल केस में जमीन का कब्जा वापस मांगा गया, लेकिन एफआईआर में कब्जा छीनने का जिक्र ही नहीं है। अगर जमीन की बिक्री गलत थी तो उन सेल डीड्स को रद्द करने की मांग क्यों नहीं की गई? और सबसे बड़ी बात, जिसने जमीन बेची थी उसे तो केस में पार्टी ही नहीं बनाया गया। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो इन सारे सबूतों को, इन विरोधाभासों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आखिरी फैसले पर पहुंचा, जो इस केस का निर्णायक मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके सारे आरोप खारिज कर दिए। अदालत ने कहा कि जब अपीलकर्ताओं के पास 2020 का वैलिड सेल डीड है, तो उन्हें जमीन से गलत तरीके से बेदखल करने का मामला ही नहीं बनता। और जहां तक जाति सूचक गाली की बात है, कानून कहता है कि ऐसा पब्लिक व्यू में, यानी सबके सामने होना जरूरी है, जिसका एफआईआर में कोई जिक्र नहीं था। और आखिर में कोर्ट ने एक बहुत ही दमदार बात कही, जो इस पूरे मामले का निचोड़ है। यह कानून की प्रक्रिया का साफ साफ दुरुपयोग है। तो बस इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, एफआईआर को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं के खिलाफ चल रही सारी कार्रवाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये केस तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। आखिर हमारी कानूनी व्यवस्था ये कैसे सुनिश्चित करे कि सुरक्षा के लिए बने सख्त कानून आपसी रंजिश निकालने का जरिया न बन जाएं? इस संतुलन को बनाए रखना हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।